द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बाजार पे टिप्पणी करने के लिए, आरबीआई पॉलिसी पे टिप्पणी करने के लिए। अंशुमान जी का जो है, जो अनुमान जताया जा रहा था बाजार के लोगों की तरफ से, बहुत पतली धार थी कि ब्याज दरों में कटौती होगी नहीं होगी, क्योंकि रुपए में जिस तरीके का डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा था। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट की कटौती को आप कैसे देख रहे हैं? इस बीच FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.7% कहा गया है संजय मल्होत्रा जी की तरफ से। पहली टिप्पणी आपकी। विपुल, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती एक्सपेक्टेड थी, जो कि बाजार को भी एक्सपेक्टेड थी और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे। आर्थिक विकास दर का अनुमान लगभग बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के आसपास है। अब यहाँ से इस 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का असर हमें आने वाले समय में दो महत्वपूर्ण जगहों पर देखना होगा। एक, रुपया, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिलेमा था सब आरबीआई के दिमाग में, वो रुपए की गिरावट था, और इसका जिक्र संजय मल्होत्रा ने, आरबीआई गवर्नर ने, अपने भाषण में भी किया कि रुपए की गिरावट उनके लिए चिंता का विषय है और आरबीआई के पास जो भी साधन उपलब्ध है उसे वो रोकने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ चुनौती ये है कि आज की इस स्थिति के बाद रुपए में कितनी गिरावट होती है। लेकिन एक बड़ा संकेत यहां से मिला विपुल हमें कि अब रुपए की चिंता छोड़कर रिजर्व बैंक वापस ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है, पर स्टांस अभी भी न्यूट्रल है, एकोमोडेटिव नहीं है। स्टांस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, जिससे यह दिखता है कि भविष्य की तरफ बढ़ा जाएगा और किस दिशा में जाया जाएगा। तो जितना मैं सुन पाया उस भाषण में, उसमें यह पता चला कि स्टांस अभी भी न्यूट्रल है, यानी आरबीआई ने प्रायोगिक तौर पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, लेकिन लगभग 5 साल बाद भारत में ब्याज दरें कम होने की शुरुआत हुई है। 3 जगह हमें इसका असर देखना होगा। पहले तो ये कि हमें बैंकों पर इसका असर देखना होगा कि बैंक इसे कितनी तेजी से पास ऑन करेंगे। हमारा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है भारत में ब्याज दरों में कटौती को पास ऑन करने का, वो काफी स्लो रहा है, और बैंक इस समय गहरी दुविधा में है। उन्होंने ऊंचे दर पर कर्ज ले रखा है, उन्होंने ब्याज दरें भी ऊंची रखी हैं डिपॉजिट पर, तो इसे पास ऑन करने में कितनी सहूलियत महसूस करेंगे, ये देखना होगा। और रुपए की कीमत पर इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। महंगाई को लेकर संजय मल्होत्रा के आकलन करीब 4.2% के आसपास है। इसे भी हमें इस पर निगाह रखनी होगी कि, और शायद यही वजह है कि रुपए की गिरावट और महंगाई को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अपना जो स्टांस है, जो अपना नजरिया है, जो भविष्य का संकेत है, उसे अभी न्यूट्रल रखा है। बिल्कुल। और पूरे साल भर के लिए FY25 के लिए सीपीआई जो बताई गई है 4.8%, तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो जताया गया है 6.7%, FY26 के लिए 6.7% और चौथी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान 6.5%। निश्चित रूप से रुपया एक बड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी चिंता जो आपने बताई कि बैंक्स जो है वो कब जो है कितनी तेज़ी के साथ इसे पास ऑन करते हैं, और सिस्टम के अंदर वो जो आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है वो सिस्टम के अंदर कब पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या आपको लगता है कि आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाया गया है, या फिर सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया इनकम टैक्स में रियायतों को देकर के, क्या आपको लगता है कि वो जो शहरी डिमांड टूटी हुई है, ये 2 कदम उठा पाएंगे, या फिर अभी और कदम उठाने की आवश्यकता है? विपुल, बड़ा दिलचस्प सी परिस्थिति है। हम आमतौर पर ये देखते थे कि ऊंची ब्याज दरों के कारण क्रेडिट की ग्रोथ या कर्ज की मांग कम होती है, पर अभी भी कर्ज की मांग करीब 14 से 15% के आसपास बनी हुई है, जबकि पिछले साल तो रिजर्व बैंक को कर्ज की मांग कम करने के लिए पर्सनल लोन्स पर और क्रेडिट कार्ड्स पर तरह तरीके के प्रतिबंध लगाने पड़े थे। तो बाजार में कर्ज की मांग उपलब्ध है, और खासतौर से कंज्यूमर कर्ज की मांग या उपभोक्ताओं के कर्ज की मांग बनी हुई है। तो इस ब्याज दर में कटौती का फायदा उस कर्ज की मांग को बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन कितनी डिमांड बाजार में 25 बेसिस पॉइंट से आएगी, इस बात पर निर्भर करेगा, जैसा मैंने कहा, कि ट्रांसमिशन कितना तेज होता है। 2016 से 2020 के बीच का आंकड़ा मेरे सामने है। बैंकों ने अपने 2016 से 2020 के बीच में जो कटौती हुई थी उसको पास ऑन करने में लंबा समय लगाया था, और यहाँ बैंकों के लिए बड़ी दुविधा की परिस्थिति। इसलिए आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि बैंक अपनी बैलेंस शीट को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट रेट कमिटमेंट्स हैं, उनके कर्ज पर उन्होंने जो डिपॉजिट ले रखे हैं वो काफी हाई हैं। ये एक चिंता है, और इसलिए शायद
बड़ी कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए कर्ज में कमी तात्कालिक तौर पर थोड़ी राहत लेकर आएगी, पर क्या उपभोक्ता कर्ज में ब्याज दरें इतनी तेजी से कम हो पाएंगी आने वाले समय में, इस पर यह निर्भर करेगा कि क्या हमें कंज्यूमर डिमांड आने वाले समय में दिखती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात शेयर बाजार के नजरिए से अगर हम देखें विपुल, क्योंकि हम यार बाजार के शो में हैं, लगभग अक्टूबर 2024 से अगर आप याद करें तो भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों ने करीब 1.74 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। रेट कट के बाद, ये जो रेट कट की शुरुआत की गई है और डॉलर इंडेक्स की ऊंचाई के बाद विदेशी निवेशकों का नजरिया इस रेट कट पर पॉजिटिव होगा या उनकी आने वाले समय में बाजार में बिकवाली और बढ़ेगी, ये भी एक देखने वाली चीज होगी, जिसके संकेत हमें आने वाले कुछ दिनों में या अगले सप्ताह में शेयर बाजार के कारोबार में मिलेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटी सी टिप्पणी इसी पर जो है श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं लगातार, उनसे भी ले लेते हैं कि बैंकों को लेकर के जो चिंता आपने जताई है। सर, बैंकिंग में अभी भी भरोसा जो है तमाम एनालिस्ट की तरफ से, जो फंडामेंटल्स हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रोथ को आगे बढ़ना है तो बैंकों पर भरोसा करना होगा, लेकिन जो कंसर्न है वो निवेशकों को अभी भी चिंता दिखा रहे हैं और वहाँ पर वैसे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। नतीजे अच्छे रहे हैं अभी तक, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो पीएसयूज के मिड कैप बैंक्स हों, रिटर्न उससे अच्छे नहीं रहे हैं। क्या आगे चल करके जो एनपीए का जो कंसर्न है, जो आरबीआई की तरफ से बार बार चिताया जा रहा है, ये चिंताएं क्या बढ़ाएगा? बैंकों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, तो मुझे लगता है कि बैंकों पे बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और मुझे लगता नहीं कि एनपीए की इतनी कोई बड़ी चिंता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने अनसिक्योर्ड लोन्स और माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हैं। यस, ऑफ कोर्स ये बात है कि जब भी रेट की दरों में कटौती आती है, तब सबसे पहले उसका इम्पैक्ट पीएसयू बैंक को आता है, क्योंकि उन्हें रेट की दरों में कमतरता लानी पड़ती है। प्राइवेट बैंक्स के लिए उतना कंपल्शन नहीं होता है, और प्राइवेट बैंक्स मैंने देखा है हमेशा ही थोड़ा और वक्त लेते हैं एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक। आपने भी आज देखा होगा कि स्टेट बैंक 1.5% नीचे है, लेकिन बाकी प्राइवेट बैंक्स कुछ आधे से पौना % नीचे है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जो स्प्रेड होता है सेविंग डिपॉजिट रेट का और लेंडिंग का, वो स्प्रेड कम हो जाता है। इसी वजह से इनके फंडामेंटल्स थोड़े से डिटोरिएट होते हैं और इसी वजह से बैंकों में हमने देखा है कि थोड़ी सी बुकिंग आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टेम्पररी फिनोमिना है। वापस से अगर मार्केट में अगर तेजी लौटनी है तो बीएफएसआई को, यानी कि बैंक को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इस मार्केट में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर मुझे करंट लेवल से करने हैं, तो मुझे क्लियरली एक ही सेक्टर समझ में आता है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईएस की जो सीलिंग चल रही है, इसकी वजह से भी हमने देखा है कि ये सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है। लेकिन जैसे ही 10 साल के बॉन्ड डील जो यूएस के हैं, उनमें जैसे कमतरता आएगी, उसमें और अगर और गिरावट अगर आती है, डॉलर इंडेक्स अगर 105 के करीब आ जाता है, तब हमें लगता है जो सबसे पहले कोई सेक्टर चल सकता है वो होगा बैंक। तो इसी वजह से हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। एट अ टाइम आपको पूरे आपके फंड्स को इन्फ्यूज नहीं करना है। आप आपके फंड्स को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में जी, कन्वर्ट करके आप इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ठीक। अंशुमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार को पसंद नहीं आए या फिर कह सकते हैं बाजार ने काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर चुका, बाजार काफ़ी हद तक इस बात को मान के चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती होगी, और जब इस कटौती का ऐलान हुआ उसके बाद से एक रुझान ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी इंट्राडे लो पे अब 80 अंक नीचे 23,523 का लेवल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इंट्राडे लो पर ट्रेड करता हुआ, ज़्यादातर बैंकिंग शेयर जो दिग्गज हैं वो अब ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मान के चलें इस रिएक्शन का मतलब यही है कि बाजार और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था? बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बैंकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। अगर आप आंकड़े देखें, जो श्रीकांत जी भी शायद इस पर बेहतर ढंग से रोशनी डाल पाएंगे कि ये जो रेट कट आया है, इससे बैंकों के जो निम है उनमें 10 से 15 बेसिस पॉइंट की कमी आएगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी, खासतौर से बड़े जो बैंक हैं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। और इसलिए हम बैंक निफ्टी में इसमें करेक्शन देख रहे हैं इस ब्याज दर में कटौती की रोशनी में। हालांकि कटौती को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन जो परिस्थिति है इस समय ब्याज दर में कटौती की, वो बड़ी अजीब तरह से उलझी हुई है और उसका असर हमें बैंकों की लाभप्रदता पर, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखाई देगा और वो तस्वीर हमें अभी दिख रही है। मोटे तौर पर बैंकों के निम कितना प्रभावित होंगे इससे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी चीज है, जैसा मैंने कहा कि बाजार को
कुछ ऑटो स्टॉक्स या कुछ जगह पर थोड़ी हमें सक्रियता देखने को मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी एक रेट कट उतना डीप नहीं है जितनी जरूरत बाजार को तत्काल है जिस तरीके की मांग की, तो हमें थोड़ा संभल कर देखना होगा। और चूंकि परस्पर विरोधी या परस्पर असंगत आकलन भी हमें बाजार में मिल रहे थे कि ये शैलो ईजिंग है और शैलो ईजिंग के बाद करेंसी पर बड़ा असर पड़ सकता है, तो एक तीसरा जो हिस्सा हमें देखना पड़ेगा इस रेट कट का, वो अगले कुछ घंटों में हमें रूपी के ऊपर दिखाई देगा। और ये पुराना इतिहास भी रहा है कि जब भी आरबीआई रेट कट करता है, 2020 का रेट कट किया था, उसके बाद भी आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद भी रूपी में तेज गिरावट आई थी। तो ये कटौती उत्साहवर्धक है, पर बाजार और अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसके असर बड़े बड़े बहुआयामी है और सीधे फायदे अभी इसके सामने आने में थोड़ा समय लगेगा। वो दिख रहा है रुपया जो है कमजोरी रुपये में बढ़ती हुई, इंट्राडे लो पर भी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.45 का लेवल जो है अब थोड़ी देर पहले देखने को मिल रहा था। तो अभी की स्थिति अगर हम देखें, इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंट्राडे लो पे रुपया है 87.45 का स्तर देखने को मिल रहा है। इस बीच एक टिप्पणी आखिरी आपसे जानना चाहेंगे अंशुमान जी कि ये जो बात डिजिटल फ्रॉड, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये तमाम चिंताएं भी जताई गई हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता फैली हुई है। भारत के बाजार को लेकर के उन्होंने जो चिंता जताई है वो चिंता जताई है डिजिटल फ्रॉड को लेकर के। तो ये जो 2-3 कंसर्न हैं वो कितना हद तक बाजार को प्रभावित करेंगे? हालांकि जो आपने बताया FY26 के लिए 4.2% और अगली तिमाही के लिए 4.8% का इन्फ्लेशन, वो हम मान के चलें कि अब धीरे धीरे आरबीआई महंगाई पर कम से कम काबू पाने में कामयाब रहा है? महंगाई की तस्वीर भी थोड़ी मिक्स सी उलझी सी पिक्चर है, क्योंकि अगर आप कोर इन्फ्लेशन के नजरिए से देखें विपुल, तो कोर इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक के कंफर्ट लेवल में, या रिजर्व बैंक जिस स्तर पर कोर इन्फ्लेशन को आंकता है उससे कम है। पर खाद्य महंगाई अभी भी ऊपर की तरफ है, 6.5% और 7% के आसपास है, और सीजनल खाद्य महंगाई पहले से ज्यादा बनी हुई है। अब इस बात पर निर्भर करेगा कि अब धीमे धीमे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें मानसून के आकलन मिलना शुरू होंगे। इस साल मानसून कैसा रहेगा? खाद्य महंगाई की चुनौती काफी जटिल है। रिजर्व बैंक अपने अलग अलग रिसर्च में, अलग अलग प्रस्तावों में बताता भी रहा है कि भारत की खाद्य महंगाई घरेलू कारणों से निकल रही है, तो वो ये चिंता बनी हुई है। हालांकि रिजर्व बैंक का आकलन थोड़ा कंजर्वेटिव दिख रहा है, आने वाले समय में महंगाई किस दिशा में जाएगी। पर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिजर्व बैंक गवर्नर की टिप्पणी है उससे महंगाई को लेकर 2 संकेत मिलते हैं। एक तो डॉलर की मजबूती से आने वाली महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक अनिश्चित है, और ये बात आरबीआई गवर्नर ने संकेतों में, पंक्तियों के मध्य अपने संबोधन के बीच में कही भी। और डॉलर की मजबूती भारत में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लेकर आ रही है, ये हमें दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। आज हम करीब 74-75 डॉलर के आसपास ब्रेंट देख रहे हैं। रुपया जितना कमजोर होता जाएगा, महंगाई की संभावनाएं, आयातित महंगाई की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, खासतौर से ईंधन को लेकर। और दूसरी जो बड़ी चुनौती महंगाई को लेकर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के फैसले के बाद जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और तमाम सर्विसेज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, उसका असर भी अभी आंकना मुश्किल है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अनिश्चित हैं, और उस अनिश्चितता का असर 2 तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक तो निवेशकों का, जो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करते हैं, उनका नजरिया अनिश्चित होता है, अनसर्टेनिटी दिखती है। और विदेशी निवेशकों के लिए माहौल बाजार का अभी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, डॉलर की कमजोरी की परिस्थिति में, बैंकों के मार्जिन की परिस्थिति में। और दूसरी चीज ये कि दूसरा असर पड़ता है भारतीय बाजार में महंगाई के तौर पर। तो इन दोनों का संकेत आरबीआई की पॉलिसी में यथेष्ट रूप से हमें मिलता है। पर आरबीआई ने अपनी तरफ से, चूंकि सरकार के खर्च में इस बार कोई बड़ी बढ़ोतरी हमने नहीं देखी थी, और अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर तेजी से गिर रही थी, 4 साल की न्यूनतम स्तर पर आर्थिक विकास दर है, तो रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से एक सांकेतिक, और इसे हम अंग्रेजी में अगर कहें तो शैलो ईजिंग जिसको कहते हैं, एक सांकेतिक तौर पर इशारा कर दिया है कि अगर जरूरत है तो ब्याज दरों में थोड़ी कमी की जा सकती है, और लिक्विडिटी की जो बाजार में समस्या है उसको देखा जा सकता है। पर एक कितनी ब्रॉड बेस्ड होगी, कितनी डीप होगी, और इसका ट्रांसमिशन कितना तेज होगा, ये सब कुछ हमें आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना डिटेल एनालिसिस के लिए, हमारे साथ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।